कुशल क्लासेस में आज हम न्याय की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि विभिन्न विचार की या विभिन्न विचारधाराएं न्याय को किस रूप में परिभाषित करती हैं, न्याय के कौन कौन से टाइप्स रहे हैं, न्याय को किस अर्थ में देखा जाता है। तो ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। न्याय से संबंधित जो भी थ्योरीज दी गई हैं, जैसे एरिस्टोटल की थ्योरी या प्लेटो की, और आधुनिक जो थ्योरीज हैं उनमें रॉबर्ट नोजिक की एंटाइटलमेंट थ्योरी या जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे। एक अलग वीडियो इसके लिए बनाएंगे जिसमें थ्योरीज पढ़ेंगे। तो इसमें हम सिर्फ ये जानेंगे इसका मीनिंग और इसके टाइप्स और इसके वेरियस पर्सपेक्टिव्स ऑफ जस्टिस। जब भी न्याय के बारे में कोई बात की जाती है, किसी से पूछा जाता है कि न्याय क्या है, तो दो ही तरह के विचार किसी व्यक्ति के दिमाग में आते हैं। एक तो न्यायपालिका से संबंधित देखता है कि न्यायपालिका में जज जो करते हो न्याय करते हैं। न्याय करने मतलब कि जो अपराधी है उसको सज़ा देते हैं और जो निर्दोष है उसको छोड़ते हैं। तो इस तरह का फैसला दिया जाता है तो कहा जाता है भी न्याय किया है ये जज ने। तो एक तो न्याय को उस रूप में देखते हैं। एक दूसरा, हम जस्टिस को जो है वो जुडिशरी से ही नहीं जोड़ते बल्कि एग्जीक्यूटिव से या लेजिस्लेचर से भी जोड़ते हैं। जैसे कि कोई कानून मान लो कि विधायिका ने बनाया, हमारे जैसे पार्लियामेंट ने बनाया, तो वो कानून न्यायपूर्ण है या नहीं है। यदि हमें वो भेदभावपूर्ण लगता है तो हम उसको कहते हैं ये कानून जो है न्यायपूर्ण है। इसी तरह एग्जीक्यूटिव कोई फैसला लेती है, किसी को विशेष अधिकार देती है, किसी को अधिकारों से वंचित करती है, या जब कोई बंटवारा किसी चीज़ का होता है तो उसमें समानता का व्यवहार नहीं किया जाता, तो वो भी एक अन्याय माना जाता है। जिसका जो व्यक्ति जिसके लिए ड्यू है उसके लिए नहीं मिलता या उसके साथ भेदभाव किया जाता है। न्याय का कॉन्सेप्ट जो है वो इक्वलिटी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनइक्वलिटी अपने आप में अन्यायपूर्ण मानी जाती है, इक्वलिटी अपने आप में न्याय का पर्यायवाची मानी जाती है। जैसे जो थ्योरी, जैसे हमने इक्वलिटीज़ की जो कुछ थ्योरीज भी पढ़ी थी, जिसमें वॉल्जर की थ्योरी भी पढ़ी थी या डॉर्किन की थ्योरी भी पढ़ी थी, तो वो इक्वलिटी को न्याय से जोड़ते हैं। जैसे वॉल्जर भी स्पेयर ऑफ जस्टिस में कहा कि अलग अलग स्पेयर्स इक्वलिटी के होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के होंगे, हर चीज़ में इक्वलिटी होगी अलग तरीके से, तो न्याय का पर्यायवाची बनेगी। इसी तरह डॉर्किन कहता है यदि रिसोर्सेज का बंटवारा इक्वली कर दिया जाए, समान रूप से कर दिया जाए, वहाँ अगर इक्वलिटी बरती जाती है तो एक न्यायपूर्ण सोसाइटी की वो स्थापना करेगी, एक जस्टिफिएबल सोसाइटी की स्थापना करेगी। तो इक्वलिटी से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है ये कॉन्सेप्ट जस्टिस का। अब जस्टिस को यदि देखते हैं, इसके एक परिभाषा रूप में देखते हैं, तो जस्टिस इज कंसर्न विद डिटरमाइनिंग लॉजिकल क्राइटेरिया फॉर एलोकेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज, अपॉर्चुनिटीज, बेनिफिट्स, पावर्स, ऑनर्स एज वेल एज ऑब्लिगेशन इन सोसाइटी। तो जो हमने एग्जीक्यूटिव वाला एस्पेक्ट बताया था या लेजिस्लेचर वाला एस्पेक्ट बताया था कि इस तरह से क्राइटेरिया डिसाइड किए जाए सरकार द्वारा कि सभी वस्तुओं का जो एलोकेशन हो या उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो या बंटवारा हो, गुड्स का या सर्विसेज का, अपॉर्चुनिटी का, हर चीज़ का वो इक्वल तरीके से होना चाहिए, या क्राइटेरिया जो है वो जस्ट न्यायपूर्ण क्राइटेरिया होना चाहिए। उसमें किसी तरह के इलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन तो शामिल होता है, जैसे सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट लिया जाता है, सोशल जस्टिस का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है जो जस्टिस थ्योरी में ही आता है, वो ये है कि इसमें कुछ यदि कोई डिसएडवांटेज ग्रुप है, किसी को, वो ग्रुप कोई भी हो सकता है, कोई लोअर कास्ट भी हो सकती है, या फिर जेंडर में महिलाएं भी हो सकती हैं, या किसी विशेष क्षेत्र के लोग भी हो सकते हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो उनके लिए विशेष प्रावधान करना, वो उनको ऊपर उठाने के लिए उनको विशेष सुविधाएं दी जाती है। अगर ऐसा किया जाता तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट, यानी कि सामाजिक न्याय स्थापित करने की कोशिश की जाती है। अब फीचर्स,
या जस्टिस को किस किस रूप में देखा जाता है वो देखते हैं। पहला तो फेयर एलोकेशन ऑफ बेनिफिट्स एज वेल एज बर्डन, हमने बता दिया कि उसके राइट्स भी एक किस्म से और उसकी ड्यूटीज़ भी वो फेयर एलोकेशन होना चाहिए, कि समान तरीके से वो किया जाना चाहिए। समानता मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वलिटी भी नहीं है, कुछ नीड्स को देखकर भी इक्वलिटी इस्टेब्लिश की जाती है, कुछ कम या ज़्यादा दिया जाता है, जो वोल्जर ने भी जो उसने डॉर्की ने भी अपनी थ्योरी में जिसको एक्सप्लेन किया है। जस्टिस इम्प्लाई द क्वालिटी ऑफ बीइंग जस्ट, राइट एंड रीजनेबल, ये भी जस्टिस के एक महत्वपूर्ण क्वालिटी है कि उसमें वो जस्ट भी होना चाहिए, ईमानदार यानी कि न्यायपूर्ण भी हो, सही भी हो और रीजनेबल भी हो। जस्टिस इज अबाउट गिविंग ईच पर्सन व्हाट ही और शी इज ड्यू, प्रत्येक व्यक्ति को वो देना जिसका कि वो हकदार है। हालांकि कौन किसका हकदार है, कितना हकदार, इसका फैसला कौन करेगा और कैसे होगा, ये अपने आप में एक विवाद का विषय है। विवाद इसी बात पर होता है कि किसको कितना ड्यू माना जाए। सब अपने आप को ज़्यादा के काबिल मानते हैं, उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, और हमेशा ये शिकायत रहती है कि उसको कम मिला, कितना भी दिया जाए। और सरकार भी ये डिसाइड करने में कई बार फेयर नहीं होती कि किसको ड्यू किसको कितना है। लेकिन फिर भी अगर कोई एक इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए तो ये एक न्याय की परिभाषा में आता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वो चीज़ दी जाए जिसका कि वो हकदार है। द नोशन ऑफ जस्टिस कुड बी अप्लाई टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हर चीज़ पर ये कॉन्सेप्ट लग, चाहे वेलफेयर का बंटवारा हो, चाहे इनकम का बंटवारा हो, चाहे लेजर फुर्सत की बात हो, चाहे लिबर्टी, कोई भी हो, हर एस्पेक्ट पर जस्टिस की बात आती है, क्योंकि हर चीज़ का एलोकेशन होता है, हर चीज़ में इक्वलिटी की बात की जाती है। और हमने पहले भी बताया था कि इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत गहरे रूप से न्याय की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। जस्टिस इज इंटीमेटली रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट्स एंड इक्वलिटी, हमने बार बार बताया है कि राइट्स और इक्वलिटी से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, फेयर ट्रीटमेंट का मीन्स यहाँ पर है कि उनको ट्रीट किया जाए, वो एक न्यायपूर्ण तरीके से किया जाए। बिल्कुल एक जैसा ट्रीट करना भी कई बार न्याय नहीं होता। जैसे मैंने कहा था, अगर कुछ डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनको विशेष सुविधा भी देनी पड़ती है, या महिलाओं बच्चों के लिए विशेष सुविधा भी देनी पड़ती है, वहाँ इक्वलिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो ट्रीटमेंट फेयर होता है। कई बार अनइक्वल के साथ यदि इक्वल बिहेव किया जाता है, जैसे कई विचारकों ने बताया भी है, तो वो जस्टिस नहीं माना जाता। तो फेयर ट्रीटमेंट का मतलब जिसका, यहाँ भी वही बात है कि जिसका जो हकदार है, जैसी ट्रीटमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट है, जैसी ट्रीटमेंट की वैसी ही ट्रीटमेंट उसको दी जाए। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं, उन सब का प्रोटेक्शन इक्वल तरीके से किया जाना चाहिए। तो ये जस्टिस का मीनिंग इससे कुछ स्पष्ट होता है। अब दो कॉन्सेप्ट जस्टिस के आते हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मैकेंटर ने बताए हैं कि दो तरह के कॉन्सेप्ट जस्टिस के रहे हैं। एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में तो व्यक्ति के ड्यूटीज़ पर फोकस किया जाता था। ये माना जाता था कि व्यक्ति को जो ड्यूटीज़ मिली हैं, चाहे कास्ट की वजह से, चाहे क्लास की वजह से, चाहे सोसाइटी में किसी भी तरह से डिसाइड की गई हैं, अगर व्यक्ति ने, किसी सोसाइटी ने अपने मेंबर्स की ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, किसी भी तरीके से की, तो वो ड्यूटीज़ को निभाना, उस ड्यूटीज़ के अनुसार जो उसको काम बटा है उसी काम को करना न्याय माना जाता है, और उसी को एक न्यायपूर्ण सोसाइटी कहा जाता है। जैसे कि प्लेटो की थ्योरी में कहा था कि 3 वर्ग हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो उन तीनों की अलग अलग ड्यूटी, उसकी अलग अलग क्वालिटी प्लेटो ने बताई और कहा अपनी अपनी क्वालिटी के अनुसार हर एक व्यक्ति को काम करना चाहिए, वही व्यक्ति न्यायपूर्ण है और वही सोसाइटी जस्ट सोसाइटी है। हिंदू कास्ट सिस्टम भी इसी का उदाहरण हो सकता है, जहाँ बताया जाता है कि एक अलग अलग कास्ट, हर एक कास्ट का जैसे पेशा जुड़ा हुआ था, इस कास्ट के लोग यही करेंगे और उसी के अनुसार व्यवहार उनको करना चाहिए। तो ये जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता था वो इसके जो है ड्यूटी वाले एस्पेक्ट को ज़्यादा फोकस करता था, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये राइट वाले पार्ट को, क्योंकि एक व्यक्ति की राइट्स और ड्यूटी दोनों चीज़ें होती हैं, तो ये राइट्स वाले पार्ट को ज़्यादा फोकस करता है और ये देखता है कि व्यक्ति को अधिकार मिलना, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलना, सभी व्यक्तियों को उचित अधिकार मिलना, वही न्याय है।
तो उसी को जिस सोसाइटी में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अगर राइट्स इक्वल प्रोवाइड किए जाएंगे सभी को, तो उसी को न्याय माना जाता है और उसी को एक न्यायपूर्ण सोसाइटी माना जाता है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट राइट्स पर फोकस करता है, आइडिया ऑफ जस्ट सोसाइटी की बात करता है, राइट्स पर फोकस करता है, और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो है वो ड्यूटी पर फोकस करता है। अब डायमेंशन की बात देखते हैं तो 3 डायमेंशन आयाम जस्टिस के, लीगल सोसाइटी, लीगल जस्टिस, दूसरा है पॉलिटिकल जस्टिस और तीसरा है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। लीगल जस्टिस यानी कि कानून न्यायपूर्ण हो, कानून न्यायपूर्ण होने मतलब कानून के अनुसार आचरण हो। हालांकि इसमें 2 बात अलग अलग विचारकों ने, रॉस ने कहा जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, कि जो लॉ बना दिया उस लॉ के अनुसार ही व्यक्तियों को ट्रीट किया जाए, वही लीगल जस्टिस है। लेकिन अर्नेस्ट बार्कर ने भी इसको उल्ट के दूसरी तरह से कहा कि लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस, कि ऐसा नहीं कि कानून कुछ भी बना दो और उसके अनुसार जो है व्यक्तियों का ट्रीटमेंट सरकार करे, व्यक्तियों को ट्रीट करे तो वही न्याय है, बल्कि कानून ही ऐसे बनने चाहिए जो न्याय अनुसार हो। पहले ही यदि कानून डिस्क्रिमिनेशन बेस पर बना दिए, भेदभावपूर्ण बना दिए, किसी एक वर्ग को, कुलीन वर्ग को या किसी अपर कास्ट को ज़्यादा अधिकार पहले ही दे दिए, तो अपने आप ही कानून जब अन्यायपूर्ण होगा तो उसके अनुसार यदि आप काम करोगे तो न्यायपूर्ण नहीं हो सकता, उसको न्याय नहीं माना जा सकता। तो अर्नेस्ट बार्कर का कहना है कि जस्टिस के अकॉर्डिंग लॉ होना चाहिए और फिर लॉ के अनुसार उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो लीगल जस्टिस में आता है कि कानून की नज़र में सभी बराबर हों और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि लॉ सभी को इक्वल प्रोटेक्शन दे। जैसा कि हालांकि एक्चुअल में या कि प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस में लॉ इक्वल कभी नहीं होता और इक्वल प्रोटेक्शन नहीं देता। जो लोग ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जो ज़्यादा सत्ता के करीब होते हैं, उनके लिए लॉ ज़्यादा सजग होकर काम करता है और आम आदमी के लिए लॉ प्रोटेक्शन नहीं दे पाता उसको। लेकिन फिर भी जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इक्वल राइट्स दिए गए हैं, सभी को बराबर के अधिकार दिए गए हैं और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है टू अप्रोच हाई कोर्ट और टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, जैसे आर्टिकल 32 में ये बात लिखी गई है। तो ये तो लीगल एस्पेक्ट हो गया, लीगल डायमेंशन हो गया जस्टिस का। पॉलिटिकल जस्टिस में होता है कि पॉलिटिकल एक तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही पॉलिटिकल जस्टिस पॉसिबल है। इसका मतलब होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस एनी पॉलिटिकल पोस्ट, कि आप किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट पर जा सकते हैं, ये सबको इक्वलिटी। जैसे हमारे यहाँ पर राइट टू वोट दिया गया है, राइट टू इलेक्ट दिया गया, आप कोई भी चुनाव लड़ सकते हो, जीत सकते हो, कोई भी पद प्राप्त कर सकते हो यदि आप योग्य हो, तो आपको लीगली रूप से नहीं रोका जाता। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी। और दूसरा इसमें पॉलिटिकल जस्टिस में ये बात भी है कि आप को पीसफुल प्रोटेस्ट, यानी कि आपको पॉलिटिकली अपोज करने का भी अधिकार होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या गवर्नमेंट को अपोज करने का अधिकार होना चाहिए। आपको क्रिटिसाइज गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज़, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का भी विरोध करने का अधिकार होना चाहिए। अगर है तो इसका मतलब वहाँ पर पॉलिटिकल जस्टिस एग्जिस्ट करती है। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से ये समझ लेना चाहिए, 2 तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये लिबरल अप्रोच से जुड़े होते हैं। ये जस्टिस में भी आते हैं, राइट्स में भी आते हैं, इक्वलिटी, लिबर्टी हर जगह जो आता है। और ये जो एस्पेक्ट जुड़ा होता है ये हमेशा जो है वो मार्क्सिस्ट अप्रोच से जुड़ा होता है। मार्क्सिस्ट का ये मानना है कि जस्टिस सबसे पहले बेस यहीं पर है कि जब तक सोसाइटी इक्वल नहीं होगी, जब तक इकोनॉमिक नीड्स व्यक्ति की फुलफिल नहीं होंगी, तो उनके लिए लीगल जस्टिस या लीगल राइट्स या पॉलिटिकल राइट्स का कोई महत्व नहीं है, न पॉलिटिकल जस्टिस का कोई महत्व है। तो वो बेस मानते हैं। और सोशल जस्टिस इनको इकट्ठा देख के देखा जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक से साथ सोशल स्टेटस जुड़ा होता है ज़्यादातर जगह पर। तो इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल स्टेटस आपस में लिंक्ड होते हैं, तो इसलिए इसको इकट्ठा जोड़ के देखा जाता है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। तो इसमें है एक तो इकोनॉमिक का आधार पर इनइक्वलिटी ना हो, रिसोर्सेज जो प्रोडक्शंस के रिसोर्सेज हैं उन पर कुछ व्यक्तियों का कंट्रोल ना हो, बल्कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो
रिसोर्सेज। और सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के आधार पर या क्लास के आधार पर ना हो, कोई वर्ग बहुत गरीब ना हो, तो वो एस्पेक्ट इसमें आता है। और जैसे मैंने कहा था सोशल जस्टिस में अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन, तो इसमें सोशल जस्टिस जब माना जाता है जब नीचे के वर्ग को भी ऊपर उठाया जाता है, समाज में फैले हुए भेदभाव को कम किया जाता है। तो सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से इस बात से जुड़ा है कि जहां पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने के विशेष प्रयास, स्पेशल एफर्ट्स यदि गवर्नमेंट करती है तो वो माना जाता है कि वो सोशल जस्टिस का काम कर रही है। तो ये 3 डायमेंशन थे। ये कुछ टाइप्स और भी हैं, जैसे मैं ट्रेडिशनल एस्पेक्ट और पढ़ा था उस तरह 2 तरह की टाइप्स और हैं। एक तो प्रोसीजरल जस्टिस और दूसरा सब्सटेंशियल जस्टिस। यहाँ भी ये जस्टिस तो लिबरल अप्रोच से जुड़ा हुआ है और ये जस्टिस का एस्पेक्ट जो है ये मार्क्सिस्ट अप्रोच से जुड़ा हुआ है। ये 2 अप्रोच पॉलिटिकल थ्योरी में हमेशा चलेंगी और दोनों लगभग हमें अपोजिट मिलेंगे। हालांकि इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, कई बार जो नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट जो जुड़ा है, या इसको हम क्लासिकल या मॉडर्न जो कहते हैं, उसमें ये बात ज़रूर है कि मॉडर्न जो लिबरलिज्म है उसमें बहुत सारी सोशलिज्म के भी एस्पेक्ट उन्होंने अडॉप्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रोसीजरल जस्टिस और सब्सटेंशियल जस्टिस में क्या फ़र्क है। प्रोसीजरल जैसे नाम से स्पष्ट है कि ये सिर्फ प्रोसीजर को जस्टिफिएबल बनाना चाहते हैं कि प्रोसीजर जो है वो इक्वल होना चाहिए। यदि आपने इक्वल प्रोसेस बना दिया, यानी कि आपने जैसे कि कोई भी काम करने का, या जो मान लो कि एक एग्ज़ाम की बात है, तो एग्ज़ाम में सभी स्टूडेंट्स को आपने इक्वल पेपर दिया, इक्वल टाइम दिया, तो आपने एक किस्म से इक्वल प्रोसेस अपना दिया, सबको एक बराबर का चांस दे दिया। उसके बाद रिजल्ट निश्चित रूप से भिन्न रहता है, तो उसको आप कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो आपका ये मानता है कि जस्टिस का जो संबंध है वो प्रोसीजर तक है, रिजल्ट तक नहीं है। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो ये जस्ट प्रोसीजर की बात करते हैं कि जस्ट प्रोसीजर फॉर द एलोकेशन ऑफ सोशल एडवांटेज, फॉर एग्जांपल गुड्स एंड सर्विसेज, अपॉर्चुनिटी एंड बेनिफिट्स, पावर एंड ऑनर्स। जो हमारी रोल्स की थ्योरी है जो आगे भी हम पढ़ेंगे, या इक्वलिटी की जो थ्योरी हमने पढ़ी है जिसमें डॉर्किन की भी थ्योरी, ये सभी थ्योरी एक प्रोसीजरल जस्टिस की बात करती हैं कि एक प्रोसीजर न्यायपूर्ण बना दिया जाए। रोल्स की थ्योरी भी प्रोसीजरल जस्टिस की बात करती है कि आपने अगर जस्ट प्रोसेस अपना लिया तो उसके बाद यदि अनइक्वलिटी आती है तो आप उसको अनजस्टिस या अनजस्ट सोसाइटी नहीं कह सकते। तो इसके और समर्थक जो हैं हर्बर्ट स्पेंसर हैं, फ्रेडरिक हैक हैं, मिल्टन फ्राइडमैन, रॉबर्ट नोजिक और जॉन रॉल्स, और भी जो लिबर्टेरियन विचारक हैं या जो क्लासिकल लिबरलिज्म के समर्थक रहे हैं, तो वो सभी प्रोसीजरल जस्टिस की ही बात करेंगे। सब्सटेंशियल जस्टिस ये मार्क्सिस्ट अप्रोच इससे जुड़ी हुई है। वो कहती है कि आउटकम समान होने चाहिए। आउटकम समान का मतलब ये नहीं बिल्कुल एक जैसे करना चाहती है, बस इसका एक जो महत्वपूर्ण तर्क जो आर्गुमेंट देता है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, वो ये देती है कि जब पहले से सोसाइटी अनइक्वल है तो उसमें आप यदि जस्ट प्रोसेस अपना भी लोगे, प्रोसीजर यदि आप जस्ट कर भी लोगे, अच्छा भी बराबर भी कर दोगे, तो निश्चित रूप से इसमें बेनिफिट उसको मिलेगा जो उस अनइक्वल सोसाइटी में जो बेटर कंडीशन में पहले से ही है। तो इसके लिए क्या है, अगर इसका फिर सोसाइटी जस्टिफिएबल नहीं होगी। प्रोसीजर जब एक जस्ट सोसाइटी की स्थापना करेगा, जस्ट प्रोसीजर जब लोगों की जो उसमें compete कर रहे हैं, जब उनकी कंडीशंस या उनका बैकग्राउंड एक जैसा होगा, मतलब लगभग समान होगा, तो यदि वो ही समान नहीं होगा तो वो फिर जस्ट प्रोसीजर अपनाना एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना नहीं कर सकता। तो उसके लिए देखते हैं कि सब्सटेंशियल जस्टिस की बात करते हैं। इसके लिए कहते हैं कि आउटकम्स देखो, आउटकम्स यदि समान नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ वर्गों की कंडीशंस, कुछ व्यक्तियों की, कुछ समूहों की तो पहले ही बहुत भिन्न है। तो पहले उनकी कंडीशंस को सेम करने की कोशिश करो, नहीं तो जो जिनकी कंडीशन है, जो
अंडर प्रिविलेज्ड हैं या जो बैकवर्ड है या किसी भी रूप में पिछड़े हुए हैं, उसको विशेष सुविधा देनी पड़ेगी। इक्वल प्रोसीजर नहीं अपनाना पड़ेगा, मतलब किस प्रोसीजर में उसको विशेष सुविधाएं देनी पड़ेंगी, उसको विशेष छूट देनी पड़ेगी, जिसको आज अफर्मेटिव एक्शन जो बोला जाता है, अफर्मेटिव एक्शन जिसको कहा जाता है कि कुछ ऐसा एक्शन लो, जैसे हमारा जो ये सिस्टम है, जो रिजर्वेशन सिस्टम है हमारी जो नौकरियों में या हर जगह पर जो बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया जाता है, तो उसका यही आधार है कि वो एक सब्सटेंसिव जस्टिस, जो मतलब एक किस्म से इस आइडियोलॉजी से, इस विचार से सहमत हैं कि उनको कुछ विशेष सुविधा देने की आवश्यकता है। मार्क्सिस्ट के साथ साथ C.B. मैकफर्सन भी इसी तरह के जस्टिस की वकालत करते हैं। अगला है रिट्रीब्यूटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो इसमें अरिस्टोटल ने ये दो टाइप बताई थी, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस वो है कि कोई अपराधी है, कोई सज़ा देता है, उसको पुनिश दिया जाए, जिस रूप में उसने सज़ा किया उसी अनुसार उसको दंड देना जाए। ये रिट्रीब्यूटिव, इसको दंडात्मक, हिंदी में यदि इसको बोले तो इसको दंडात्मक न्याय बोला जाता है कि इसको दंड देना जिसने अपराध किया है, और डिस्ट्रीब्यूटिव को वितरणात्मक न्याय की श्रेणी में जो है रखा जाता है। तो दंडात्मक न्याय जो है उसमें है कि रिट्रीब्यूटिव प्राइमरी कंसर्न विद डिटरमाइनिंग पुनिशमेंट फॉर ए क्राइम एंड पेमेंट ऑफ डैमेजेस। डैमेज कोई क्या नुकसान किया उसकी भरपाई करवाना, किसी ने अपराध किया उसको सजा देना, ये रिट्रीब्यूटिव जस्टिस है। डेविड मिलर ने इसकी 3 कंडीशन बताई हैं, 3 कंडीशन टू इंश्योर जस्टिस इन द मैटर ऑफ पुनिशमेंट। एक तो ये कि जो गिल्टी पाए जाते, दोषी पाए जाते रॉन्ग डूइंग के, उनको सजा होनी चाहिए। दूसरा, पुनिशमेंट टू बी यूनिफॉर्मली इम्पोज, एक जैसा तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि भी एक कास्ट के लोगों के लिए सज़ा अलग है, एक वर्ग के लोगों के लिए अलग है वही अपराध के लिए, और उसी अपराध के लिए कुछ लोगों को अलग सज़ा, ये नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मली इम्पोज होनी चाहिए। और दूसरा है कि बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए सज़ा और बहुत ज़्यादा बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, तो एक बैलेंस है इसमें होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी कि वितरणात्मक न्याय की जो बात है, इसमें है कि एलोकेशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन्स अकॉर्डिंग टू आवर नोशन ऑफ नेशन नहीं है, ये नोशन ऑफ जस्टिस की न्याय की अवधारणा के अनुसार ही जो अधिकार हैं या जो बेनिफिट्स हैं उनका एलोकेशन होना चाहिए, और जो ड्यूटीज़ हैं या जो बर्डन्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये नहीं कि राइट्स एक को दे दिए बर्डन दूसरे पर लाद दिए सारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें भी डेविड मिलर जो है 3 प्रिंसिपल्स, 3 क्राइटेरिया देखें, जो 3 क्राइटेरिया यूज़ किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में। एक तो जिसका संपादक है डेविड ह्यूम है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्नोलेज्ड राइट्स। डेविड ह्यूम एक कंजर्वेटिव थिंकर था, वो कहता था कि परंपरा से जिसको अधिकार मिले उसी के अधिकारों के आधार पर उसको न्याय मिलना चाहिए। उसके अधिकारों को, किसी को परंपरा के अनुसार ज़्यादा अधिकार तो ज़्यादा अधिकार उसको दिए जाने चाहिए, उसको गुड सर्विस का एलोकेशन भी उसी अनुसार किया जाना चाहिए। एक्नॉलेज राइट्स के को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, नहीं परंपरावादी अधिकारों को, रूढ़िवादी अधिकारों को प्रोटेक्ट करते उस अनुसार एलोकेशन किया जाए। ये डेविड ह्यूम है इसकी। दूसरा क्राइटेरिया जो अपनाया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब जो जितनी मेहनत करता है, जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना ही मिलना चाहिए, जो कम मेहनत करता है उसको कम मिलना चाहिए। ये हर्बर्ट स्पेंसर इसके संपादक, और भी बहुत सारे जो लिबर्टेरियन हैं, जो प्रोसीजरल जस्टिस के जो समर्थक के विचारक हैं, वो इसी बात का समर्थन करते हैं। एक है डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड, जो आवश्यकता के अनुसार। पीटर क्रॉफोर्ड की जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो इस अनुसार काम करती है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है नीड्स, आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, जिसकी जितनी किसी की ज़्यादा आवश्यकताएं हैं, किसी को ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, किसी को कम ज़रूरत है उसको कम मिलना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक ये भी नज़रिया हो सकता है। तो ये टाइप्स हमने की मीनिंग समझा। अब जो वेरियस पर्सपेक्टिव है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसके वेरियस एस्पेक्ट जो हैं पर्सपेक्टिव्स ऑफ जस्टिस है, इसको हम एक अलग वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।